नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका। पहले यूपी की बात, फिर होगी उत्तराखंड की बात। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी में 73 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। जनता की शिकायत नहीं सुनने पर कार्रवाई की गई है। 5 कमिश्नर, 10 डीएम से जवाब तलब हुआ है। 3 एडीजी और 5 आईजी, डीआईजी से भी सवाल जवाब हुआ है। इसके अलावा 10 थानों से भी जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई का संदेश भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है योगी सरकार का। यूपी में 73 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। जनता की शिकायत नहीं सुनने पर यह नोटिस जारी किया गया है। और इस वक्त अनामिका सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, एक तरफ पहले तो 16 बड़े सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले, और अब ये 73 अधिकारियों को, जिनमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उनसे सवाल जवाब हुआ है कामों को लेकर। देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि बहुत सारे जिलाधिकारी ऐसे हैं और जो अपने जिले में जनता दर्शन नहीं लगाते हैं, लोगों को शिकायतों को लेकर के लखनऊ वापस आना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं थे जिसमें जो थानों पर भी इनकी शिकायतें नहीं सुन रहे थे और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक लखनऊ आना पड़ रहा था। इसी बिहाफ पर मॉनिटरिंग की गई थी और इसी बिहाफ पर आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें परफॉर्मेंस का ग्राफ भी जारी किया गया था कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो फिसलती है इस मामले में, जो जहाँ पे जिलों में शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इसी बिहाफ पर जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे बाकी अन्य हो, वीसीज हो, उनको भी लेकर के यहाँ पर आंकड़े जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि ये लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस के ग्राफ के हिसाब से पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर आते हैं। हालांकि अब ये देखा जा रहा है और अब जिस तरीके से शिकायतें आई थी उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऐसी शिकायतें पाई गई और अब उनको नोटिस भेजा गया है। कहा यह गया है इसमें कि शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, 5 कमिश्नर, 10 डीएम, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त और 10 तहसीलों को नोटिस दिया गया है। इस पूरे महकमे में 3 एडीजी हैं, आईजी हैं। इसके अलावा बाकी जो है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भाई उनके इलाके में परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है, यानी कि न्याय में जो लोग बाधा बन रहे थे, जो शिकायतें नहीं सुन रहे थे, उनको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी कार्रवाई है, सर पे ये बड़ी कार्रवाई है। अनामिका, जल्दी से 2 बातें और बताइए। क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि इस समय के भीतर इन सभी को जवाब देना होगा? दूसरी बात ये भी सामने आई कि जवाब नहीं देने पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, यहाँ पे ये किसी कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जवाब तलब जरूर यहाँ पे करने का प्रयास किया गया है ताकि अधिकारियों को ये न लगे कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जो ग्राफ जारी किया जा रहा है परफॉर्मेंस का वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जवाब के जरिए प्रयास ये किया गया कि अधिकारी जवाब दे कि आखिर वो समस्याओं को सुनते क्यों नहीं है, जिस समस्याओं के निस्तारण में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इतनी खराब क्यों है। कुछ जिले ऐसे थे जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खासा नाराज थे, तो कुछ जिले ऐसे भी थे जिसको लेकर तारीफ भी की गई थी। दरअसल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें आती हैं, वेबसाइट उसके जरिए शिकायतें आती हैं। कुछ लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री से शिकायतें करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों के दौरे पर भी रहे, इस दौरान भी शिकायतें उन तक पहुंची है अलग अलग अधिकारियों को लेकर, और अब एक बड़ी संख्या है, 73 अधिकारियों को नोटिस जारी हो गया है। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और आज एक और बड़ी खबर आई जिस पर घमासान मचा है। योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया। सरकार का दावा है कि सर्वे के जरिए मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि मदरसे की फंडिंग कहां से हो रही है और कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कई सवाल हैं, जिन पॉइंट्स पर, जिन सवालों के जवाब सर्वे के दौरान हासिल किए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे का निर्देश दिया है। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपनी होगी। यूपी में कुल मिलाकर 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान मिलता है। तो बाकी सभी मदरसों का सर्वे होगा। बहुत सारे सवाल हैं और उन पॉइंट्स पर सर्वे किया जाएगा और उन सभी सवालों के जवाब के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की, जो सरकार को सौंपी जाएगी। और यूपी सरकार ने मदरसे के सर्वे का जो आदेश दिया है, उस सर्वे में क्या क्या होगा ये भी आपको दिखाते हैं। मदरसों की फंडिंग की जानकारी हासिल की जाएगी,
सर्वे के दौरान बच्चों की संख्या का पता लगाया जाएगा कि किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। और कई सवाल हैं, जिनमें एक सवाल है छात्र छात्राओं की सुविधाओं का सर्वे होगा कि उन्हें ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। निजी या किराए की बिल्डिंग में मदरसे चल रहे हैं, ये भी उन सवालों की फहरिस्त में शामिल है जिन पर सर्वे होना है। अध्यापकों की संख्या की जानकारी भी सर्वे का एक हिस्सा है, वो भी हासिल की जाएगी सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की। मदरसे में लागू जो करिकुलम होगा, सिलेबस है, वो NCERT के आधार पर है या फिर कोई और सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ये तमाम जो जानकारी हैं, पॉइंट्स हैं, वो सर्वे का हिस्सा है। और सरकार का दावा है कि सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, साथ ही साथ कुछ और बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। इन मदरसों में शिक्षा का स्तर आधुनिक होगा, ये दावा है सरकार का। मान्यता प्राप्त मदरसों में टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ के भी ट्रांसफर संभव हो सकेंगे और साथ ही मृतक आश्रितों को नौकरी मिल सकेगी और महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। यानी कि ये सुविधाएं मिल सकेंगी पढ़ाने वालों को, और पढ़ने वालों को भी सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध हो सकेगी। अनरजिस्टर्ड जो चीजें हैं उनका एक रेगुलर कराना नितांत आवश्यक है। कोई भी हो, मदरसों की बात हो, कहीं भी हो, एक नियमित व्यवस्था में सबको आने की आवश्यकता है। उससे उनको हम संरक्षित भी करेंगे, बढ़ावा भी देंगे। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनमें जो लोग अध्यापन कर रहे होंगे, जो व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको भी सरकार मदद करेगी और व्यवस्थित तरीके से उनमें लोगों को पढ़ाई के, लिखाई के मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं रेगुलर व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मदरसों की बात है और अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों की बात। लेकिन योगी सरकार का ये फैसला ओवैसी को पसंद नहीं आ रहा है। ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि सर्वे नहीं, ये मिनी NCR है। कैसे तल्ख अंदाज में पलटवार किया गया ओवैसी की तरफ से, वो भी देखिए। तो मिनी NRC बता, एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई का कहना है कि सरकार शिक्षा नीति से ध्यान हटाना चाहती है। 2017 के बाद मदरसों को ग्रांट नहीं मिला है, ऐसे में इस कदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मदरसे को लेकर जो जांच की बात आज सामने आई है, योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। मदरसा मॉडर्नाइजेशन में जो ऑलरेडी टीचर, जो जेन्युइन टीचर अपॉइंटेड हैं, 2017 के बाद केंद्रीयांश और जो राज्यांश होता है वो आज तक उनको नहीं दिए गए हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने ओवैसी पर हमला किया है और उन्होंने क्या बोला और किस तरह से सरकार के इस फैसले का बचाव किया है, वो भी सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के अलावा जो संचालित हो रहे हैं हमारे मदरसे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे भी मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेसिक सुविधाएं मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही है कि नहीं, इंफ्रा क्या है, फर्नीचर कैसा है, टॉयलेट कैसा है, पेयजल कैसा है। क्योंकि हमको एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपने मुस्लिम युवाओं को देना, ये हमने जो वादा किया था, इस पर हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ये सर्वे इसीलिए है कि हमको एक ओवरऑल ग्राउंड की रिपोर्ट मिले, ताकि आगे सरकार कोई योजना अगर बनाए, कोई पॉलिसी लाए, तो सरकार के पास एक सही आंकड़ा होना चाहिए, तभी सब तक डेवलपमेंट जो पहुंचाने का हमने वादा किया था उस पर हम सफल हो पाएंगे। और हम पूरी ईमानदारी से कम्युनिटी के साथ संवाद करते हुए, उनको विश्वास में लेते हुए कम्युनिटी के तरक्की के रास्ते खोल रहे हैं
और हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार पूरी गंभीरता और संजीदगी से काम कर रही है। हालांकि प्राइवेट मदरसा संचालक इस बात को कहते हैं कि जब हम सरकार से अनुदान नहीं लेते, सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं लेते, तो फिर हम मदरसा जैसा चलाना चाहें वो हम पर निर्भर है। हम कैसा मदरसा चलाएंगे इस पर सरकार की दखल क्यों होनी चाहिए? नहीं, मदरसा वो जैसा चलाएं। सर्वे तो हमेशा होते आए हैं, हर तरीके के सर्वे होते हैं। तो सर्वे किसी की का ये मतलब नहीं कि कोई किसी को रोक रहा है या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई रोड़ा बना रहा है। सर्वे तो हमको जानकारी ये होनी चाहिए कि कितने छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं, किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं। जो मदरसा जैसे चलाता है वो वैसे चलाए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन या कोई रोड़ा लेना है किताबें स्कूल से। और 2024 चुनाव को लेकर यूपी की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रहा है शीत युद्ध और वो अब महायुद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पहले खबर बताते हैं आपको, फिर बताएंगे इसके मायने। दरअसल शिवपाल यादव के घर पर आज यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के गठन का ऐलान हुआ, जिसके संरक्षक शिवपाल यादव बनाए गए हैं और डीपी यादव इसके अध्यक्ष हैं। शिवपाल यादव के मुताबिक इस यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के 5 उद्देश्य हैं। सबसे पहला यह है कि शोषित, वंचित, कमजोर तबके के हर वर्ग को जोड़ा जाए। जातीय जनगणना इसकी लिस्ट में शामिल है। अहिर रेजिमेंट की मांग की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की मांग रखी गई है इस लिस्ट में, और किसानों के लिए एमएसपी की मांग भी रखी गई है। इस मिशन का दावा है कि किसी पार्टी के विरोध में नहीं है और ना ही समर्थन में है, सिर्फ जनता की आवाज उठाने के लिए है, जिसको लेकर हर स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान किया गया आज शिवपाल यादव के आवास से। जो अभी भारत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहिर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। और शिवपाल यादव के संरक्षण में बने इस यदुकुल मंच को अखिलेश यादव के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश के बीच की तल्खी जग जाहिर है। डीपी यादव जो इस यदुकुल मिशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका अखिलेश यादव के साथ पुराना विवाद रहा है। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश उन्होंने तेज कर दी है। इससे पहले शिवपाल ने आजम खां को अपने साथ लाने की भरसक कोशिश की थी और अब डीपी यादव के साथ यादव समाज के तमाम बड़े नेता शिवपाल के साथ एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को संदेश जरूर दे रहे हैं कि हम तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं है, मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। दरअसल 2012 में डीपी यादव ने बीएसपी से टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में लेने से साफ इनकार कर दिया था और इसके बाद से लगातार दोनों के बीच मतभेद जारी रहे। डीपी यादव कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में शुमार थे, लेकिन पार्टी में उपेक्षा से अलग हो गए। अब शिवपाल के साथ आने से नए समीकरण की उम्मीद की जा रही है, जो अखिलेश के लिए चुनौती खड़ा करने वाला हो सकता है। ये कयास भी राजनीतिक गलियारे में लगाए जा रहे हैं। धारा को धरती पर उतारना है। जो यदकुल का पुराना इतिहास है उसमें खाली एक जातियां नहीं है, बहुत सारी जातियों का समूह है, बहुत सारे लोगों का समूह है। तो अखिलेश यादव को टारगेट बनाने का मकसद नहीं है। जहां भी बुराई होगी वहां हम अपनी आवाज उठाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं कल के एक्शन के आज हुए रिएक्शन की। कल समाजवादी पार्टी
के दफ्तर के बाहर झंडे बैनर की दुकानों पर बुलडोजर चला था और आज उन दुकानों के मालिकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बुधवार को नगर निगम ने इनकी अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटा दिया था। दुकानदारों का कहना है कि अखिलेश ने इन लोगों को कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि एसपी ऑफिस के बाहर बाकी दुकानों पर निगम का बुलडोजर नहीं चला, सिर्फ समाजवादी झंडा बैनर की दुकानों पर ही निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी दफ्तर के पास अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चला था। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पे बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी और देर शाम में ट्वीट करके कहा गया था कि गरीबों के आशियानों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। आयुषी श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ, जो कि मुलाकात करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से निकली हैं। साफ तौर से कल इन्होंने विरोध के स्वरूप में जो है सर से बाल जो है मुड़वाए थे। आइए उनसे बात कर लेते हैं। मैम, जो कल वाकया हुआ था हर किसी को पता है, क्या आगे आपकी रणनीति होने वाली है? हमें इस लड़ाई को आगे तक लड़ना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर जब दुकानें हमारी तोड़ी गई हैं तो सामने भी अवैध है, उसको क्यों नहीं तोड़ी गई हैं? कार्रवाई एक साथ होनी चाहिए, एक अकेले के ऊपर नहीं होना चाहिए। खाली हम गरीबों की दुकान तोड़ दी गई। आज हम अखिलेश जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उनके साथ में, मतलब उन्होंने हम लोगों के साथ में कहा है कि कुछ करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं होता, कल भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हमारी बेटी है, इसी में हम रहते थे, हमारी बेटी का साल बर्बाद हो रहा है, आत्मदाह कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। आयुषी जी, एक बड़ा सवाल है कि एक महिला के तौर पर सर से बाल मुड़वाना वो आखिरी हरबा होता है। साफ तौर से एक बार विजुअल भी दिखाएंगे तो ये आखिर हर्ट आप क्यों हुई, क्या वजह थी इतना हर्ट हो गई कि आपने अपने सर के बाल मुड़ा लिए? हमने इसलिए कहा क्योंकि ये यहाँ पे खाली एक तरफा कार्रवाई, यहाँ पे एक सोनम किन्नर है, उसके अलावा और किसी ने नहीं कराया। वो जानबूझ के सब कुछ वही करवाई है। यूपी में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा। प्रदेश के लिए 32 कृषि ड्रोन स्वीकृत किए गए हैं। ड्रोन के जरिए कृषि भूमि का सर्वे किया जाएगा और फसल पर नजर भी रखी जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां कल से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। आज यहां पर श्री लगन साड़ी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीजीएसटी की छापेमारी और कई घंटे तक चली है ये छापेमारी। 1 करोड़ की अघोषित बिक्री का खुलासा हुआ है। इस दौरान 3 शोरूम में छापेमारी चल रही थी। श्री लगन साड़ी के शोरूम में ये छापेमारी चल रही थी और जब छापेमारी पूरी हुई उसके बाद ये बात सामने आई कि 1 करोड़ का अघोषित लेन देन किया गया है, बिक्री की गई है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर गवाह को धमकाने का वीडियो सामने आया है। हिस्ट्री शीटर पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। अनिल पेंदा नाम के हिस्ट्री शीटर ने गवाह को धमकाया है। विवाद बढ़ने के बाद वकील थाने से अनिल पेंदा को छुड़ा कर ले गए। अनिल के भाई पर हत्या का आरोप है और गाजियाबाद कबीरनगर का ये मामला है। अगली खबर बागपत से, जहां पर एक सिरफिरे मुस्लिम युवक ने लड़की के साथ न भेजने पर पिता और भाई का सिर कलम करने की धमकी दी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि वो लड़की को अपने साथ भेजने का दबाव बना रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। आरोपी युवक रईस लोनी का रहने वाला है और उस पर खेकड़ा थाना क्षेत्र इलाके की लड़की, हिंदू लड़की को परेशान करने का आरोप है। एक लड़का था रईस नाम का, उसने स्कूटी का आगे रोक किया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो क्या करना था, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर से तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊँगा और उस पर, अरे आपको लड़के को नुकसान पहुँचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। फिर घर वाले से कहने लगा कि लड़की कहाँ है। घर वाले ने कहा हमें कोई पता नहीं है, तुझे पता होगा। तो कह रहा नहीं आपको पता है लड़की कहाँ है, तो मुझे कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आपके पति को भी सर से अलग कर दूंगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर मेडिकल कॉलेज से 2 दिन पहले चोरी हुआ बच्चा बरामद कर लिया गया।
साथ ही इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि चोर ने पहले परिजनों से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही उनकी गोद पर डाका डाल दिया। बच्चा चोर गैंग का आतंक, मां की गोद पर दिन दहाड़े डाका। मेडिकल कॉलेज से बच्चा चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर की करतूत। अभी मथुरा से बच्चा चोरी का मामला थमा नहीं था कि मेरठ में बच्चा चोरी के मामले ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। चोर की हिम्मत तो देखिए, मेडिकल कॉलेज में मां की गोद से बच्चा चुराकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस की पहुंच से ज्यादा देर चोर छिप नहीं पाया और 2 दिन के अंदर ही फूलबाग कॉलोनी इलाके में एक महिला के घर से बच्चे को बरामद कर लिया गया। मेरठ की निवासी थी, उनका बच्चा चोरी हो गया था 30 तारीख की सुबह 10:30 बजे, और वो कल रात 31 तारीख की कल रात जो है 2 बजे फूलबाग कॉलोनी से एक महिला के घर से बरामद हुआ। पुलिस जो है छापा मारती हुई वहां पहुंची और बच्चे को बरामद कर लिया गया है। मामला 30 अगस्त का है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक दिन का बच्चा चोरी हो गया था। सीसीटीवी में बच्चा चोर की तस्वीरें कैद हुई थी, जिसके आधार पर 2 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है। बच्चा चोर की पहचान केसर उर्फ दीपक के रूप में हुई। बताया जाता है कि किठौर क्षेत्र की महिला डॉली को सोमवार को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती करवाया गया था। उसी दिन डॉली ने बेटे को जन्म दिया। इस बीच आरोपी ने पहले बच्चे के परिजनों से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही बच्चे को लेकर गायब हो गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन सख्त हो गया है और अब सभी स्टाफ को ड्यूटी पर नेम प्लेट लगाने के साथ संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। युवक बच्चा चोरी करके ले गया था, उसका नाम दीपक उर्फ केसर के नाम से उसकी पहचान की है पुलिस ने, और वो जल्दी ही एसओ मेडिकल ने बताया है कि वो जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो बच्चा बरामद होने के बाद वो कल रात 2 बजे उसके मां डॉली को उनके पिता की उपस्थिति में। वहीं अपने चोरी हुए बच्चे को वापस पाकर मां और उसके परिजन काफी खुश हैं, लेकिन किसी दूसरी मां को ऐसा दर्द न मिले, इसके लिए जरूरी है कि अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय श्रीदेव।